Dear students, I am AP and you are watching Good Idea AP channel. Today I am going to discuss chapter first of class 11th NCERT Mathematics. In this chapter, we will learn what is set, how to represent a set and types of set and many more things about set. So, let's get started. Here, देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है set. A well-defined collection of object is called set. So, what do we understand from this sentence or statement कि अगर आप किसी भी कलेक्शन की बात करें तो वो सेट होगा कब, जब उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे. जैसे कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल के तौर पे अगर कह दिया जाए कि आपके क्लास के यानी कि 11th क्लास के आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट बनाना है, मतलब कलेक्शन करना है, तो आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे हैं, और वो उनका आप नाम जानते हैं तो आप आसानी से उन बच्चों को गैदर कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को गैदर कर सकते हैं. तो वो जो एक संगठन बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा, वही हमारा सेट कहलाएगा, क्योंकि आप उनको आसानी से पहचान सकते हैं इस प्रॉपर्टी के आधार पर कि वो एक स्टूडेंट हैं, वो आपके स्कूल के स्टूडेंट हैं, इतना ही नहीं क्लास 11th के स्टूडेंट हैं. तो आप आसानी से जाएंगे और आप अपने स्कूल में और जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट होंगे आप उनका नाम लिख लेंगे या उनको एक जगह जमा कर लेंगे, तो वो जो समूह बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वो कलेक्शन हमारा सेट कहलाएगा. तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहने का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी बताई जाए तो उसके आधार पर आप आसानी से उन ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकें. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा मैं सेट बताता हूं जिसका आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे. जैसे मैं कह रहा हूं कि बेस्ट स्टोरी बुक ऑफ इंडिया, तो आप ये समझिए कि इंडिया में बहुत सारे स्टोरी बुक हैं. बेस्ट स्टोरी बुक ऑफ इंडिया कहने का मतलब है कि इंडिया में इतने सारे स्टोरी बुक हैं, उसमें बेस्ट कौन है आप ये नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे. 10 बेस्ट अगर कह दिया जाए कि 10 बेस्ट स्टोरी बुक सेलेक्ट करना है, तो हो सकता है मे बी कि जो स्टोरी बुक आपको अच्छी लगे वो बुक मुझे अच्छी नहीं लगे, तो वो मेरे लिए बेस्ट नहीं है और आपके लिए वो अच्छी है. तो आप इस प्रॉपर्टी के आधार पर कि वो बेस्ट स्टोरी बुक होगी, इसके लिए आप एक भी सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे. तो इस तरह के प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट हम ढूंढ नहीं पाते हैं, सिलेक्शन करके वो कलेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो सेट नहीं हो पाता है. फिर दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया. तो कहने का मतलब है कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर के रूप में कभी सचिन तेंदुलकर खूब खेलते थे उस दिन हम लोग उनसे खुश हो जाते थे, और कभी बहुत खराब खेलते थे तो हम लोग कहते थे कि बहुत बकवास खेला है. तो उसके हिसाब से हम बेस्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट कौन होगा, इसका कोई एक पैरामीटर नहीं है कि हाँ ये पैरामीटर है, अगर ये इस चीज को फुलफिल किया तो वो एक बेस्ट हो गया. बेस्ट बुक, मोस्ट डेंजरस एनिमल, हार्मफुल इंसेक्ट वगैरह वगैरह, अगर इस तरह का कोई भी कहा जाए कि कलेक्शन करना है तो ये कलेक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि मोस्ट हार्मफुल होने का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई मापदंड नहीं है. तो इसके आधार पर अब कोई कह दे कि मान लीजिए कि मैं मुजफ्फरपुर से हूं, तो मुझसे कोई कह दे कि मुजफ्फरपुर के टॉप टीचर्स का नाम बताइए, 10 टॉप टीचर्स का नाम बताइए, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि 10 टीचर्स कौन कौन से हैं. तो इसलिए मेरे लिए हो सकता है कि कोई टॉप टीचर हो और किसी के लिए वो बकवास टीचर भी हो सकता है. तो हम लोग इस तरह से कोई मापदंड है नहीं, इसलिए कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए हम लोग एक अच्छा कलेक्शन नहीं इकट्ठा कर पाएंगे 10 टीचर्स का या बेस्ट टीचर्स का या फिर बेस्ट राइटर का या बेस्ट प्लेयर का. इसलिए इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप कहेंगे कि दिस इज नॉट ए सेट, तो ये हमारा सेट नहीं होगा. लेकिन हाँ, जैसे ही कहा जाएगा कि आपके
गांव में 80 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका आप कलेक्शन करिए। तो बहुत आसानी से आप जाएंगे गांव में, घर घर में घूमेंगे और एक एक आदमी को पूछेंगे कि आपका एज कितना है। अगर वो 80 साल से प्लस का है तो आप उसका नाम लिख लेंगे और जो आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा, वो जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग सेट कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या करा है, ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट इज नोन एज एलिमेंट और द मेंबर ऑफ द गिवन सेट। मतलब उसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए आपको कहा जाए कि कॉन्सोनेंट का सेट बनाइए, तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी W X Y Z, ये सब क्या है, हमारा उस सेट के अंदर का ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट कहेंगे, जो गिवन सेट हम लोगों को दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक सेट लिख रहा हूं, अगर एग्जांपल के लिए, सेट को हम लोग हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉमा से सेपरेट करके। इसमें लिखा है हमने, व्हेन A is an element of a set, we write it as A belongs to A and we will read it as A belongs to A or A is an element of A। मीन्स देखिए, अगर मैंने कह दिया A E I O U, देखिए हम लोग किसी भी सेट को लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और ये मान लीजिए कि ये हमारे वावेल्स का सेट है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं भी। ये भी है, एक सेट है जो वावेल है। तो इसमें ए ई आई ओ यू ये सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं, किसके, इस भी के। तो अगर हम कहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें का अगर भी से बिलोंग करता है तो हम लोग उसको नोटिफाई करने के लिए इस तरह से यूज करते हैं। जैसे ए यहां पे है, ए बिलोंग्स टू भी, मतलब भी सेट में ए है या भी सेट से ए का संबंध है। इसके लिए हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो हम लोग उसको डिनोट करने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि ए एक ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है या मेंबर है जो कि भी से बिलोंग करता है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू भी और ए इज द एलिमेंट ऑफ भी। अगर मान लीजिए कि जैसे इस पे कहा जाए भी, क्या भी इस सेट भी का एलिमेंट है, तो हम लोग कहेंगे नहीं, भी इसके अंदर नहीं है, तो भी इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैपिटल भी, यानी कि सेट भी का मेंबर भी नहीं है। तो इसके लिए नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू हम लोग ये साइन यूज करते हैं। अगर कोई एलिमेंट ए किसी सेट ए का मेंबर नहीं है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इफ ए इज डज नॉट बिलोंग टू ए देन वी रिप्रेजेंट ए डज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब कि हम लोग इस तरह से डिनोट कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीका है। एक है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म का मतलब यह होता है कि जब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट किसी सेट के अंदर आ रहे हैं, तो उन सेट्स को अगर हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके सारे एलिमेंट का नाम लिख देते हैं, तो उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं। In this system, we write all the elements of a set one by one within curly braces by separating all the elements by comma। मतलब हम लोग सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिखते हैं और उनके बीच कॉमा देके उनको अलग अलग करते हैं और उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है या टेबुलर फॉर्म। इसमें जैसे हमने दो लिखा है, एक 1 2 3 4 5 6, मतलब एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट हैं और कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो हम लोगों ने उनको कॉमा 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 करके लिख दिया और एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया और इस सेट का नाम हमने दिया ए, कैपिटल ए से लिखा। तो ये हमारा एक सेट है। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल
एग्जांपल हमने लिया m इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मतलब कि वह सेट m वह सेट है जिसमें जितने भी इस मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर लेटर्स हैं उनका ये सेट है। तो हम लोगों ने क्या किया, m लिखा, m एक सेट बनाया, इसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर जो जो लेटर्स हैं उनको लिखना है। तो इसमें हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, दोबारा एक एलिमेंट को नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसमें 2m है, 2a है, 2t है, इस तरह से तो हम लोग इनको आपस में लिखना है अगर किसी सेट के अंदर तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो यहां पे आंसर लिखा है m a t h e, m दोबारा नहीं लिख सकते, I लिख सकते हैं, T भी दोबारा नहीं लिख सकते, C लिख सकते हैं और S लिख सकते हैं। सभी को हमने कॉमा से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया या टेबुलर फॉर्म हो गया। इसमें आपको क्लियरली ये पता चलेगा कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसके लिए हमने एक नोट लिखा है, यू कैन नॉट लिस्ट वन एलिमेंट मोर देन वन टाइम इन ए सेट, मतलब कि एक एलिमेंट को आप एक सेट के अंदर दोबारा नहीं लिख सकते। मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि रिपीटेशन आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी एलिमेंट, उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उसके प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज यानी गुण या गुणों, अगर ढेर सारे गुण हैं तो ढेर सारे गुण मेंशन किए गए रहेंगे, लेकिन वो एलिमेंट डायरेक्टली नहीं लिखा जाएगा। एलिमेंट्स नहीं लिखे रहेंगे, सिर्फ एलिमेंट्स के गुण लिखे रहेंगे। उसके आधार पर आपको उन एलिमेंट्स का सिलेक्शन करना होगा बाद में। When we write only the property or properties satisfied by the element of a set, then this process of writing is known as set builder form। मतलब कि इस तरह का सेट अगर है आपके पास जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, तो आप उस प्रॉपर्टीज के आधार पर आप किसी भी सेट को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में हमने एक एग्जांपल लिखा है, x such that x, इसको हम लोग पढ़ते हैं x such that x belongs to n यानी कि नेचुरल नंबर एंड x is less than 10। मतलब कि हमने जो एलिमेंट लिखना था उसको नहीं लिखा, सिर्फ एलिमेंट के प्रॉपर्टीज लिखे और उस प्रॉपर्टीज के लिए क्या किया, क्या हमने डिनोट किया। तो देखिए x जो है वो एलिमेंट है किसी सेट का, जिसमें कैसा है वो एलिमेंट, जिसमें x जो है वो n से बिलोंग करता है यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और वह 10 से छोटा है। मतलब 10 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर होगा वो सारा इस सेट के अंदर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इट इज रीड एज x such that x where x belong to natural number less than 10। ठीक है, हम लोगों को इसका आंसर इस तरह से लिखना होगा। अगर इसको लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 यानी 9 तक ही रहेगा। तो इस तरह से अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म में ला सकते हैं यानी कि टेबुलर फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है राइट द सेट A इज इक्वल टू 1 2 4 7 28 14 28 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हम लोग को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यार A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 28। मतलब कि ये जो सेट है इसके अंदर जो भी कुछ लिखा गया है एलिमेंट, वो सारे क्या है, इनका प्रॉपर्टीज है, इनका एक ही गुण है कि ये 28 के फैक्टर्स हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे x such that x belongs to नेचुरल नंबर, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है एंड x इज द फैक्टर ऑफ 28। एक गुण तो ये है इनका कि ये नेचुरल नंबर है और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ये 28 के फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग लिख दिए तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसमें आपको एलिमेंट नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे आप एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं।
अगर आप किसी सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सेट्स। हियर मेनी टाइप्स ऑफ सेट वी विल लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल we will learn about empty set, a set in which no element at all is known as empty set or null set. This is also known as void set and it is denoted by phi or empty curly braces. मतलब अगर कोई ऐसा सेट हो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट हो ही नहीं, तो ऐसे सेट को हम लोग नल सेट कहते हैं और उस सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और या तो सीधा कर्ली ब्रेसेस लिख देते हैं और इसको हम लोग कहते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि आपके क्लास के 14 या 13 साल से कम के बच्चे, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि आप लोग 11th में हैं तो आपके क्लास में 13 साल से कम का कोई बच्चा होगा ही नहीं, है ना। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो 13 साल से कम का होगा। तो ऐसे में आपका जो एलिमेंट होगा ये एक भी नहीं मिलेगा। तो आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा कि दिस इज अ एम्प्टी सेट, इसमें एक भी आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये फाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कि सेट ऑफ ऑल students who is less than 13 years and they read in class 11th of your स्कूल। मतलब आपके स्कूल के बच्चे होने चाहिए सबसे पहले, उसके बाद वो जो 11th में पढ़ते हो और 13 साल से कम हो। तो आपको एक भी ऐसा एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे फाई या फिर कर्ली ब्रेसेस से डिनोट कर देंगे और ये सेट हमारा एम्प्टी सेट रहेगा। इसके बाद है सिंगलेटन सेट। ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलेटन सेट। अगर मान लीजिए आपको एक कहा दिया जाए कि आपके गांव में 80 साल से ज्यादा के जो कोई भी हैं पर्सन, उसका नाम लिखिए, तो आप अगर खोजने गए तो आपको एक ही एलिमेंट मिला, तो आप उसको इस तरह से लिख देंगे। मान लीजिए रमेश उसका नाम है, तो आपको इस सेट में ओनली वन एलिमेंट मिला, मतलब वह सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? सिंगलेटन सेट कहलाएगा। फाइनाइट सेट, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। ए सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड और इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स रहेंगे, यानी कि अगर कह दिया जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज लेस देन 10, तो आपको कहना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटा अगर नेचुरल नंबर होगा तो वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक हमारा जो एलिमेंट होगा वो 1 से लेकर 9 तक होगा, यानी कि 9 एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स रहेगा तो आप क्या करेंगे? उस सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने इस तरह से लिखना है कि ऐसा सेट जिसके अंदर फिक्स रह जाए एलिमेंट, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 और इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर आपने बंद कर दिया। ये सेट ए है अगर, तो इस सेट के अंदर 4 ही एलिमेंट हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। लेकिन ऐसा सेट हो जिसके अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट का पता ही ना हो कि कितना है, कितना भी हो सकता है, तो हम लोग उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। ए सेट इन विच
द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट काउंटेबल और द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फिक्स इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। मतलब यदि किसी सेट का एलिमेंट फिक्स नहीं हो कि कितना होगा तो ऐसा सेट हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसके लिए एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स, या आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए इंडिया में कितने स्टूडेंट होंगे वो हम लोग काउंट करेंगे तो हम लोग काउंट सही से नहीं कर पाएंगे, है ना, इसलिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा। या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या सेट ऑफ होल नंबर्स, या सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये सारे जो एलिमेंट वाले सेट होंगे तो इस तरह के सेट हमारे क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। अब है नेक्स्ट हमारा इक्वल सेट। इफ टू सेट्स ए एंड बी हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट एंड then A and B are said to be equal and it is written as A is equal to B। मतलब अगर दो सेट A और B है और दोनों का एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी वही एलिमेंट है और इसमें भी वही एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी और फेस ऑफ एलिमेंट भी दोनों सेम रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा सेट होगा वो इक्वल सेट कहलाएगा। और उनको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी बी सी, जो भी अगर दोनों सेट का नाम है तो ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू सी, जो भी है हम लोग लिख देंगे। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लोग जेड लिखते हैं, जेड एक सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 है, और एक एक्स है, इसके अंदर 4 1 3 2 है। तो ये देखिए ऑर्डर अलग अलग है, किसी में 4 पहले है, किसी में 4 बाद में है, लेकिन दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी, फेस ऑफ एलिमेंट भी। तो z इज इक्वल टू एक्स हमारा हो जाएगा। तो ऐसा सेट हमारा इक्वल सेट कहलाता है। तो इसके बाद लास्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इसके लिए हम लोगों ने नहीं लिखा है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि फेस ऑफ एलिमेंट सेम नहीं रहता है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहता है। अगर पहले सेट का एलिमेंट 5 है तो दूसरे भी सेट का अगर एलिमेंट 5 है तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।